chapter 20, chapter number 20 of CRPC 1973, which is an act number 2 of 1974, जो डील करता है, जो रिलेट करता है ट्रायल ऑफ सम्मन्स केसेस से। और सम्मन्स केसेस कौन से होते हैं वो हमें डिफाइन किया गया है। कहाँ पे लिखिए, लिखिए चैट बॉक्स में लिखिए, सम्मन्स केसेस कौन से होते हैं ये हमें डिफाइन किया गया है। कहाँ पे, ठीक है, एक पर्सन ने लिखा, हाँ ठीक है, अब आ रहे हैं आंसर्स। तो सेक्शन 2 क्लॉज W में डिफाइन किया गया है कि सम्मन्स केसेस कौन से हैं, और उसमें डिफाइन क्या किया है कि जिनमें 2 इयर्स तक का अगर पनिशमेंट है जिन ऑफेंसेस में, उनको हम सम्मन्स ट्रायल में लेंगे। तो वही बात यहाँ पे आती है कि सम्मन्स केसेस का ट्रायल मैजिस्ट्रेट के सामने अगर चला रहा है, क्योंकि हमने चैप्टर नंबर 19 जो पढ़ा था वो क्या था, चैप्टर नंबर 19 वाज टॉकिंग अबाउट द ट्रायल ऑफ वारंट केसेस। और वारंट केसेस दोनों ही तरीके से हो सकते थे। वारंट केसेस ऑन पुलिस रिपोर्ट भी हो सकते थे एंड वारंट केसेस अदरवाइज देन ऑन पुलिस रिपोर्ट भी हो सकते थे। बट सम्मन्स केसेस की जब बात हो रही तो सम्मन्स केसेस में यहाँ पे 2 बाइफरकेशन नहीं है। सम्मन्स केसेस का ट्रायल टोटल हमें सेक्शन 251 से लेकर 259 तक के टोटल मिला के हमें 9 सेक्शंस में कवर कर देना है, ट्रायल ऑफ सम्मन्स केसेस बाय मैजिस्ट्रेट्स। देखिए सबसेक्शन, देखिए सेक्शन नंबर 251, सेंटेंस ऑफ एक्विजिशन टू बी स्टेटेड। भाई किस बात का एक्विजिशन लगाया गया है या किस बात का के चार्जेस हैं, उस बात के बारे में सब्सटेंस बताना। सब्सटेंस ऑफ एक्विजिशन, सब्सटेंस का मीनिंग तो आप लोग जानते हैं ना, यानी कि समरी बोल लीजिए। सब्सटेंस का मतलब एक तरह की समरी, सार उसका बताना कि भाई ये किस चीज का एक्विजिशन आ रहा है, किस क्या इनके खिलाफ में क्या बातें आई हैं, वो है सब्सटेंस। When in a summons case the accused appears or is brought, तो या तो खुद ही अपीयर हो रहे हैं या फिर लाए गए हैं बिफोर द मैजिस्ट्रेट। The particulars of the offense of which he is accused shall be stated to him, तो उसे बताया जाए कि भाई आपके खिलाफ में क्या क्या हमारे पास में कंप्लेंट आई है। And he shall be asked whether he plead guilty or has any defense to make, तो क्या आप अपना अपराध स्वीकार करते हैं या आप अपने बचाव में कुछ पेश करना चाहेंगे एविडेंसेस। बट इट शैल नॉट बी नेसेसरी टू फ्रेम अ फॉर्मल चार्ज। जो सम्मन्स केसेस हैं यहाँ पे चार्जेस फ्रेम करना ऐसा कोई जरूरी नहीं है, बिकॉज छोटा ऑफेंस है, कम पनिशमेंट वाला है। सिंपली जो छोटे ऑफेंसेस हैं उनमें आप देखेंगे हर ऑफेंस के साथ, मींस हर पनिशमेंट के साथ में, नॉट ऑफेंस, हर पनिशमेंट के साथ में और विद फाइन लगा रखा है। तो जहाँ पे और विद फाइन लगा दिया, तो अगर पहली बार का ऑफेंस है तो सिर्फ फाइन लगा के ही छोड़ा जा सकता है, रिलीज किया जा सकता है पर्सन को। तो इसलिए यहाँ पे चार्जेस फॉर्मल मैनर में फ्रेम किए जाएं। सेक्शन 211 में जैसे हमने चार्जेस फ्रेम करने की जो फॉर्मल पर्टिकुलर्स मेंशन थे, वो चीजों को फॉलो करना, वो यहाँ पे ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है। फॉलो करना चाहे तो कर भी सकते हैं, बट नेसेसरी नहीं रहेगा। और 251 में जैसे ही जिस पर्सन के अगेंस्ट में कंप्लेंट थी, इंफॉर्मेशन थी, उसको लाया जाएगा तो उसे बताया जाएगा कि आपके खिलाफ में हमारे पास में क्या कंप्लेंट आई है और क्या आप गिल्टी प्लीड करते हैं। अब जो पर्सन था उसने अगर गिल्टी प्लीड कर लिया तो क्या कर देंगे, उसका कन्विक्शन कर देंगे। If the accused pleads guilty, the magistrate shall record the plea as nearly as possible in the words used by the accused and may in his discretion convict him thereon. तो अगर उसने गिल्टी प्लीड कर लिया तो फाइनली उसका कन्विक्शन कर देंगे, उसी के शब्दों को लिखते हुए कि भाई इस पर्सन ने इस बात को एडमिट किया है, और उसके बेसिस पे जो भी पनिशमेंट बनता है। और सेक्शन 253 क्या बात कर रहा है, कन्विक्शन ऑन प्ली ऑफ गिल्टी इन एब्सेंस ऑफ अक्यूज्ड इन पेटी ऑफेंसेस। पेटी ऑफेंसेस का मतलब होता है बहुत ही छोटे वाले ऑफेंसेस, ऐसे ऑफेंसेस जो बहुत कम उसमें पनिशमेंट होगा या पनिशमेंट हो ही ना, सिर्फ फाइन हो। ऐसे वाले ऑफेंसेस में तो इवन जो अक्यूज है उसके एब्सेंस में ही उसको गिल्टी का कन्विक्शन करवा दिया जाता है।
किस बेसिस पे? कि जो सम्मन्स जाएंगे, सम्मन्स में क्या लिखा रहता है कि या तो आप खुद प्रेजेंट हो या फिर आप अपने प्लीडर के थ्रू प्रेजेंट हो। भाई आप नहीं आ सकते हो क्योंकि सम्मन्स केस है, ज्यादा उनके ऊपर बर्डन नहीं किया जा रहा है। ये नहीं कि पर्सन को, पुलिस को ऑर्डर देंगे वारंट के जाओ उसको गिरफ्तार करके ले आओ। सम्मन्स केस है, छोटा ऑफेंस है। तो भाई आप आइए, इस डेट पे प्रेजेंट हुई है। अगर आप नहीं आ रहे हैं तो आप अपने प्लीडर के थ्रू प्रेजेंट हो जाओ। तो ये भी हो सकता है कि वो जो पर्सन हो वो देखे कि यार अपने वकील किया है और वकील साहब को बोल दे आप तो जाके वहां पे एक्सेप्ट कर लेना, जो भी वो फाइन वाइन लगाए पे करके और रिलीव कर दे। यानी कि सेक्शन 253 ये कहता है कि कन्विक्शन ऑन द प्ली ऑफ गिल्टी इन एब्सेंस ऑफ द अक्यूज्ड इन पेटी केसेस, जो छोटे तरह के बहुत ही स्मॉल नेचर के ऑफेंसेस हैं उसमें तो जो अक्यूज्ड है उसकी एब्सेंस में भी कन्विक्शन किया जा सकता है। वेयर a summons has been issued under section 206, तो 206 में अगर सम्मन्स इशू किए गए थे and the accused desires to plead guilty to the charge without appearing before the magistrate, और अक्यूज्ड क्या बोल रहा है, अक्यूज्ड क्या अपना डिजायर रख रहा है, अपनी विल क्या शो कर रहा है, अपनी इच्छा क्या जाहिर कर रहा है कि भाई मैं तो कोर्ट वोट आने का मुझे कोई ना समय है मेरे पास में और ना मेरे को मुझे कुछ वहां पे डिफेंस करना है। मैं तो मान लेता हूँ कि जो भी आपने चार्ज लगाए हैं मैं मान रहा हूँ, आपको जो भी फाइन वाइन लगाना है 2000 5000 रुपए लगाइए और मुझे रिलीव कर दीजिए, मैं माफी चाहता हूँ, अगली बार नहीं होगा। प्लीड गिल्टी प्लीड कर रहा है। ही शैल ट्रांसमिट टू द मैजिस्ट्रेट बाय पोस्ट और बाय मैसेंजर, तो वो ये बात अपना गिल्ट जो एक्सेप्ट कर रहा है वो बाय पोस्ट या फिर बाय मैसेंजर सेंड कर सकता है। मैसेंजर का मतलब है कोई अदर व्यक्ति को भेजा जाएगा, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे वकील जाए, किसी अदर व्यक्ति को भेजा जाएगा, कोई उसका रिलेटिव हो सकता है, फ्रेंड हो सकता है, नेबर हो सकता है, एनीबडी। A letter containing his plea and also the amount of fine specified in the summons। क्यों? क्योंकि सम्मन्स में फाइन भी लिख के भेजा गया था। 206 के अगर प्रोविजंस को आप पढ़ेंगे तो आपको ध्यान आएगा, उसमें लिख के भेजा गया था कि अगर आप गिल्टी प्लीड करते हो तो ये वाला अमाउंट ऑफ फाइन है, या आप भिजवा देना और आपका यही ट्रायल हम खत्म कर देंगे। तो पर्सन देखे यार 500 रुपए का फाइन टोटल लगाया, कौन आने जाने में पेट्रोल उससे ज्यादा जल जाएगा मेरा, उठाओ एक लिफाफे में 500 रुपए डाले या फिर चेक डाला 500 रुपए का, उसको पोस्ट कर दिया, साफ साफ बाय पोस्ट। तो अगर वो गिल्टी प्लीड कर लेता है और तो नहीं अगर आना चाहे बस फाइन सेंड कर दे विद हिज लेटर ऑफ कंटेनिंग हिज प्ली ऑफ गिल्टी, तो उसको कन्विक्शन किया जा सकता है इवन इन द एब्सेंस। लेकिन ये बात पेटी केसेस में, पेटी ऑफेंसेस के लिए आ रहा है जिसमें बहुत ही छोटा ऑफेंस रहता है और ऐसा ऑफेंस हो जिसका जो फाइन लगना है वो फाइन सम्मन्स में लिख के भेज दिया गया। द मैजिस्ट्रेट में in his discretion convict the accused in his absence on his plea of guilty and sentence him to pay the fine specified in the summons, and the amount transmitted by the accused shall be adjusted towards, तो ये जो पैसा उसने भेजा होगा accused ने, that fine, तो उसको as a fine ले लिया जाएगा। और where a pleader authorized, और या फिर अगर वकील पिक्चर में आ रहा है, by the accused in this behalf pleads guilty on behalf of the accused, और वकील आके कह रहा है कि हाँ मैं मेरे मौकिल की तरफ से इस अपराध को स्वीकारता हूँ। Magistrate shall record the plea as nearly as possible in the words used by the pleader and may in his discretion convict the accused on such plea and sentence him as aforesaid। तो सीधी सी बात है, सबसेक्शन 1 बोल रहा है डायरेक्टली बाय पोस्ट भेज दो फाइन का अमाउंट, और या फिर किसी मैसेंजर के थ्रू भेज दो। सबसेक्शन 2 ये कह रहा है कि आप चाहो तो वकील के को भेज दो, वकील आके आपकी बिहाफ पे एक्सेप्ट कर लेगा जो भी चार्जेस लगे। तो ये था सेक्शन 253। 251 में क्या कहा? 251 में कहा कि पर्सन को सम्मन्स केसेस में अगर उसको चार्ज लगे हैं तो उसको बुलाया जाएगा और वहां कोर्ट में उसको बताया जाएगा कि आपके खिलाफ में हमारे पास में क्या क्या चार्जेस आए हैं, उसके लिए उसको सब्सटेंस उसका बताया जाएगा, समरी बताया जाएगा। 252 में बात आती है, उसको पूछा जाएगा डू यू प्लीड गिल्टी, अगर वो गिल्टी प्लीड कर लेता है तो कन्विक्शन कर दिया जाएगा। और 253 कहता है कि उसके आने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि 251 और 252 दोनों में उसको पर्सनली आना पड़ा था। 253 में कहा कि अगर बहुत ही पेटी ऑफेंस है तो ऐसे में उसको आने की भी जरूरत नहीं है, सीधा सीधा जो सम्मन्स में अमाउंट लिख के भेजा गया था फॉर द फाइन
क्योंकि सम्मन्स में हर बार फाइन लिख के नहीं भेजा जाता है, सम्मन्स में फाइन तभी लिख के भेजा जाता है जब वो पैटी ऑफेंस होता है कोई। तो उसमें सम्मन्स में जो फाइन लिख के भेजा था, अगर वो डायरेक्टली वो फाइन भेज देता है तो इन एब्सेंस भी उसको गिल्टी कन्विक्शन उसका किया जा सकता है और उसको उसके बाद में वो फाइन एक्सेप्ट किया जाएगा। अब आता है सेक्शन 254 जो बताता है प्रोसीजर व्हेन नॉट कन्विक्टेड। अगर नहीं कन्विक्ट किया जा रहा है, वो गिल्टी प्लीड नहीं कर रहा है, तो फिर वो क्या प्रोसीजर रहेगा। If the magistrate does not convict the accused under section 252 or section 253, the magistrate shall proceed to hear the prosecution and take all such evidence as may be produced in support of the prosecution. तो अगर उसको 252 या 253 में नहीं कन्विक्ट किया गया तो फिर मैजिस्ट्रेट साहब क्या करेंगे, मैजिस्ट्रेट साहब सबसे पहले प्रोसिक्यूशन को, यानी कि जो उसके अगेंस्ट में जो चार्जेस लगाने वाले हैं, प्रोसिक्यूशन जो है वो उनको सुना जाएगा, प्रोसीड टू हियर द प्रोसिक्यूशन, और प्रोसिक्यूशन के जो भी एविडेंसेस प्रोसिक्यूशन अपने चार्जेस को, अपने आरोपों को प्रूव करने के लिए जो भी वो एविडेंस प्रेजेंट करना चाहे, उन एविडेंस को रिकॉर्ड में लिया जाएगा। एंड ऑल्सो टू हियर द अक्यूज्ड एंड टेक ऑल सच एविडेंस एज ही प्रोड्यूसेस इन हिज डिफेंस। अब अक्यूज ने भी कोई गुनाह तो किया नहीं है जो उसके साथ हम भेदभाव करें, वैसे भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट टू इक्वालिटी देता है। तो अक्यूज को क्या करेंगे, अक्यूज को भी चांस देंगे कि भाई आप भी अपने डिफेंस में प्रॉपर प्रेजेंट कीजिए जो भी आपके पास एविडेंसेस हैं, और अगर एविडेंस नहीं भी है आप अपने वर्ड्स में जो भी कुछ प्लीड करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, वो बताइए। तो ये हो गया सेक्शन 254 सब सेक्शन 1। सबसे पहले प्रोसिक्यूशन को सुन लिया, उसके बाद में अक्यूज्ड को सुन लिया, दोनों के एविडेंसेस को रिकॉर्ड पे ले लिया। द मैजिस्ट्रेट मे इफ ही थिंक्स फिट, सब सेक्शन 2 क्या कह रहा है, मैजिस्ट्रेट इफ ही थिंक्स फिट ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द प्रोसिक्यूशन, किसकी एप्लीकेशन हो रही है, प्रोसिक्यूशन की, फॉर द अक्यूज्ड और द अक्यूज्ड, यानी अक्यूज्ड भी कर सकता है एप्लीकेशन, इशू समन्स टू एनी विटनेस, किसी गवाह को बुलाने के लिए अगर प्रोसिक्यूशन या फिर अक्यूज्ड रिक्वेस्ट करते हैं, एप्लीकेशन देते हैं, तो उसको बुलाया जाएगा, या फिर किसी डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस करवाने के लिए एप्लीकेशन देते हैं तो वो डॉक्यूमेंट्स भी प्रोड्यूस करवाए जाएंगे। यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स क्या होता है, कई बार किसी थर्ड पार्टी के पोजीशन में होते हैं तो उनसे उन्हें मंगवाया जाएगा। द मैजिस्ट्रेट में बिफोर समनिंग एनी विटनेस on such application require that the reasonable expenses of the witness incurred in attending for purposes of trial be deposited in the court। और ऐसे विटनेस वगैरह को बुलाने से पहले उस विटनेस को बुलाने का जो खर्चा लग रहा है वो कोर्ट में जमा करवाने के ऑर्डर पहले मैजिस्ट्रेट साहब करेंगे। तो वो भी मे लिखा है, उनकी इच्छा हो तो मांगे कॉस्ट, नहीं इच्छा हो तो रिलीफ भी रखते हैं। तो ये था सेक्शन 254 जिसमें क्या हुआ, पहले प्रोसिक्यूशन को सुना गया और प्रोसिक्यूशन के एविडेंसेस को रिकॉर्ड पे लिया गया, फिर अक्यूज्ड को सुना गया और अक्यूज्ड के भी एविडेंसेस को रिकॉर्ड पे लिया गया, और अक्यूज्ड और विटनेस दोनों ने ही अगर ये एप्लीकेशन लगाई थी किसी विटनेस को सम्मन करने के लिए या फिर कोई डॉक्यूमेंट के प्रोडक्शन के लिए, तो ऐसा ऑर्डर किया जा सकेगा, सम्मन इशू ऑफ प्रोसेस किया जा सकेगा। फिर आता है सेक्शन 255, क्योंकि दोनों को सुन लिया, प्रोसिक्यूशन को भी सुन लिया और अक्यूज्ड को भी सुन लिया, अब तो क्या बात आ रही है, फाइनली जजमेंट की बात आ रही है, जज साहब का डिसीजन आएगा अब तो इसमें एक्विटल और कन्विक्शन कि भी या तो उसको दोष मुक्त किया जाए या फिर उसे दोष सिद्ध किया जाए। इफ द मैजिस्ट्रेट अपॉन टेकिंग द एविडेंस रेफर्ड टू इन सेक्शन 254 एंड सच फर्दर एविडेंस इफ एनी एज ही मे ऑन हिज ओन मोशन कॉज टू बी प्रोड्यूस्ड फाइंड द अक्यूज्ड नॉट गिल्टी, और जज साहब को क्या लगा कि नहीं ये तो झूठे थे सारे सबूत, ये इसने कोई अपराध नहीं किया, इनोसेंट, शैल रिकॉर्ड एन ऑर्डर ऑफ एक्विटल, तो क्या करेंगे, उसे बरी करने के आदेश कर देंगे। Where the magistrate does not proceed in accordance with the provisions of section 325 or section 360, he shall, if he finds the accused guilty, pass sentence upon him according to law। तो फिर अगर उनको लगता है गिल्टी है तो उसको सेंटेंस देंगे, यानी कि उसको पनिशमेंट देंगे।
A magistrate may under section 252 और सेक्शन 255। 252 में क्या किया था? 252 में गिल्टी प्लीड करने पे कन्विक्शन किया था। 255 में क्या कर रहे हैं? कन्विक्शन कर रहे हैं। तो इन दोनों ही सेक्शन में अगर मैजिस्ट्रेट साहब ने पर्सन को क्या किया है? कन्विक्ट किया है, कन्विक्शन किया है अक्यूज्ड का ऑफ एनी ऑफेंस ट्राइबल अंडर दिस चैप्टर, यानी कि सम्मन्स केस में, which from the fact admitted or proved he appears to have committed whatever may be the nature of the, जिससे लगता है कि हाँ उसी ने ये सब ऑफेंस किया था। ठीक है, एक मिनट स्क्रॉल करते हैं थोड़ा सा। और ये जो फैक्ट्स थे कि ये ऑफेंस किया या नहीं, वो फैक्ट्स उसने एडमिट भी किए थे। कंप्लेंट और सम्मन्स, if the magistrate is satisfied that the accused would not be prejudiced thereby, तो उसे खुद से भी एक्सेप्ट करवाया जा सकता है कि भाई ये जो भी आपके अगेंस्ट में आए हैं एविडेंसेस, क्या आप इनको एक्सेप्ट करते हैं, यानी जो चार्जेस आए हैं उनको एक्सेप्ट करते हैं, नहीं वो इस तरह का उसमें आ सकता है। फिर आता है सेक्शन 256। सेक्शन 256 कहता है नॉन अपीयरेंस और डेथ ऑफ द कंप्लेनेंट। अक्यूज्ड की बात नहीं हो रही है, कंप्लेनेंट की बात हो रही है कि या तो कंप्लेनेंट अपीयर ना हो, वैसे जरूरी नहीं होता है कंप्लेनेंट को अपीयर होना, वारंट केसेस में भी नहीं होता है, तो या सम्मन्स केसेस या तो खैर, या फिर कंप्लेनेंट की डेथ ही हो जाए तो नॉन अपीयरेंस तो फिर भी ठीक है भाई, बुलवा लेंगे उसे, लेकिन अगर डेथ हो जाए तो उस सिचुएशन में क्या केस आगे प्रोसीड करेगा या केस वहीं पर खत्म हो जाएगा? उसके लिए आता है सेक्शन 256। इफ द सम्मन्स हैज बीन इशूड on complaint and on the on the day appointed for the appearance of the accused or any day subsequent thereto which the hearing may be adjourned, तो पहले सम्मन्स इशू कर दिए अक्यूज्ड को कंप्लेंट पे, और जो डेट ऑफ हियरिंग सेट की थी, डिसाइड की थी, उस डेट पे अक्यूज्ड को आने के लिए, अपीयरेंस ऑफ द अक्यूज्ड के लिए उस डेट पर, या फिर आगे कोई भी जो डेट पड़ती है एडजन करते हुए जो भी डेट्स पड़ती हैं, द कंप्लेनेंट डज नॉट अपीयर, और इन डेट्स पर कंप्लेनेंट अपीयर नहीं हुआ, द मैजिस्ट्रेट शैल नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग हेयरइन बिफोर कंटेंट एक्विट द अक्यूज्ड। तो कंप्लेनेंट अगर नहीं आता है, सम्मन्स केसेस की बात हो रही है, तो सम्मन्स केसेस में उसे एक्विट भी किया जा सकता है अक्यूज्ड को, अनलेस for some reason he thinks it proper to adjourn the hearing of the case to some other day। जब तक कि जज साहब को ये ना लगता हो कि नहीं आज कंप्लेनेंट नहीं आया है तो कोई बात नहीं, इसको अभी एक्विट नहीं करना है, अगली तारीख दे देते हैं, अगली तारीख पे आ जाएगा कंप्लेनेंट, अगली तारीख पे ना आए तो और अगली तारीख दे देते हैं, तारीख पे तारीख देते रहेंगे। ठीक है, तब तक जब तक कि जज साहब को सेटिस्फेक्शन ना हो जाए कि नहीं नहीं अब तो कंप्लेनेंट आना नहीं है, क्योंकि इसने तो झूठी कोई कंप्लेंट लिखाई होगी, इसलिए सीधा सीधा इसको अक्यूज्ड को क्या करा जाए, एक्विट किया जाए। प्रोवाइडेड दैट वेयर द कंप्लेनेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ प्लीडर। अब कंप्लेनेंट अगर अपने आप को वकील के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहा है, और बाय द ऑफिसर कंडक्टिंग द प्रोसिक्यूशन, या फिर प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर यानी कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर हो गया, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर हो गया, वो उसके बिहाफ पे अपीयर हो रहे हैं, और where the magistrate is of the opinion that the personal attendance of the complainant is not necessary, या फिर जो जज साहब है उनको लगता है नहीं नहीं जरूरत ही नहीं है कंप्लेनेंट की, नहीं आएगा तो ही चला लेंगे हम तो केस, the magistrate may dispense with his attendance and proceed with the case। तो या तो कंप्लेनेंट अपना वकील भेज दे, या फिर अपना वकील ना भी भेजे तो वो जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है वो उसके बिहाफ पे लड़े, और या फिर जज साहब को लगे कि कंप्लेनेंट की जरूरत नहीं है इस केस में, उसके बिहाफ पे खुद ही जज साहब खुद ही देख लेंगे, तो फिर वो प्रोसीड कर सकते हैं आगे के प्रोसीड ट्रायल से। द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 1 में क्या लिखा है? सबसेक्शन 1 में कहा है कि अगर कंप्लेनेंट नहीं आता है तो अक्यूज्ड को एक्विट कर दिया जाए। शैल सो फार एज मे बी अप्लाई आल्सो टू द केसेस वेयर द नॉन अपीयरेंस ऑफ द कंप्लेनेंट इज ड्यू टू हिज डेथ, यानी कि कंप्लेनेंट की अगर डेथ हो चुकी है तो उस सिचुएशन में भी ऑब्वियस बात है, फिर तो वो उसका अपीयरेंस पॉसिबल ही नहीं है, तो उस सिचुएशन में भी एक्विट किया जा सकता है अक्यूज्ड को।
मतलब सम्मन्स केसेस में ज्यादा बर्डन वगैरह नहीं लेते हैं, कोई छोटा ऑफेंस है, पर्सन को ना तो ज्यादा अक्यूज को परेशान करना है, ना किसी तरह के ज्यादा स्ट्रिक्टनेस और रिजिडिटी क्रिएट करनी है। सेक्शन 257 बताता है रिगार्डिंग विड्रॉल ऑफ कंप्लेंट। If the complainant at any time before a final order is passed, क्योंकि फाइनल ऑर्डर तो एक्विटल या फिर कन्विक्शन का वैसे ही हो जाएगा, तो उसके बाद कंप्लेनेंट कौन विड्रॉ करना है। If the complainant at any time before the final order is passed in any case under this chapter satisfies the magistrate that there are sufficient grounds for permitting him to withdraw his complaint, अगर कंप्लेनेंट अपनी कंप्लेंट विड्रॉ करना चाहता है, आगे केस नहीं चलाना चाहता है, वो कहता है कि भाई आप तो मैं इसको माफ करने के लिए तैयार हूं और इसको कंप्लेंट को मैं वापस लेता हूं अगेंस्ट द अक्यूज्ड, इसके लिए उसको मैजिस्ट्रेट को सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि पहले 2 तारीखों तक आपने मैजिस्ट्रेट का समय क्यों खराब किया, कोर्ट का समय क्यों खराब किया, वो सेटिस्फाई करना पड़ेगा। इफ देयर बी मोर देन वन अक्यूज्ड अगेंस्ट ऑल और एनी ऑफ देम, द मैजिस्ट्रेट मे परमिट हिम टू विड्रॉ द सेम एंड शैल thereupon acquit the accused against whom the complaint is so withdrawn। तो जिसके अगेंस्ट में कंप्लेंट विड्रॉ कर लिए तो उसको एक्विट कर देंगे। सेक्शन 258 बताता है पावर टू स्टॉप प्रोसीडिंग्स इन सर्टेन केसेस। कुछ ऐसे केसेस होंगे जिनमें प्रोसीडिंग को रोके जाने का अधिकार है। इन एनी सम्मन्स केस इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज देन ऑन कंप्लेंट, अ मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास, ये इंपॉर्टेंट है, the magistrate of the first class or with the previous sanction of the chief judicial magistrate, अगर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास है तो फिर वो सीजीएम का सैंक्शन उनको लेना होगा। एनी अदर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट मे फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड बाय हिम स्टॉप द प्रोसीडिंग्स एट एनी स्टेज विदाउट प्रोनाउंसिंग एनी जजमेंट, and where such stoppage of proceeding is made after the evidence of the principal witness has been recorded, witnesses के evidence भी record कर लिए थे, pronounce the judgment of acquittal का judgment भी pronounce हो गया था, and in any other case release the accused and such release shall have the effect of discharge। तो ये जज के डिस्क्रिप्शन पे है, जज को लगता है कि नहीं आगे प्रोसीडिंग नहीं चलानी है, रोक दी जाए यहीं पे, या फिर विटनेस वगैरह को सुन लिया था उसके बाद भी एक्विट करना चाहे तो एक्विटल का जजमेंट दे दें, तो वो जज के डिस्क्रिप्शन में उसको जैसी भी सर्कमस्टांसेस होती है उसके हिसाब से डिसीजन लेना होता है। लेकिन ये पावर किसके पास में है, सिर्फ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास में है, और अदर कोई मैजिस्ट्रेट दैट इज जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास ही बचा, फिर तो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास अगर ऐसा करना चाहते हैं तो उन्हें सीजीएम से इस बात को अप्रूव करवाना होगा, सैंक्शन लेना होगा, प्रीवियस सैंक्शन लेना होगा। और लास्ट सेक्शन आता है हमारे पास में सेक्शन 259, पावर ऑफ कोर्ट टू कन्वर्ट सम्मन्स केस इनटू वारंट केसेस। जो भी एविडेंसेस आए उनको देख के ऐसा लगता है कि नहीं ये सम्मन्स केस नहीं है तो वारंट केस है। When in the course of the trial of a summons case relating to an offence punishable with imprisonment for a term exceeding 6 months, it appears to the magistrate that in the interest of justice the offence should be tried in accordance with the procedure for a trial of the warrant cases. Such magistrate may proceed to rehear the case in the manner provided by this code for the trial of warrant cases and may recall any witness who may have been examined। यानी कि वारंट केसेस के ट्रायल की तरह चलाया जा सकेगा अगर मैजिस्ट्रेट साहब की इच्छा ऐसी होती है तो। यानी कि चैप्टर नंबर 19 के प्रोविजंस के अकॉर्डिंगली चलाया जा सकेगा एक पर्टिकुलर केस को। लेकिन इसमें भी एक प्रोवाइजो डाल दिया, किसी भी ऐसे केस को जिसमें जो मैक्सिमम पनिशमेंट है वो 6 मंथ्स तक का है, उसे कन्वर्जन की पावर नहीं है, उसे वारंट केस में कन्वर्ट नहीं किया जा सकेगा। लेकिन अगर 6 मंथ से ज्यादा वाला है, 2 इयर्स तक का, मोर देन 6 मंथ्स एंड लेस देन 2 इयर्स, तो फिर वो है तो सम्मन्स केस, लेकिन उसको अगर वारंट केस की तरह अगर चलाने चाहते हैं, चैप्टर नंबर 19 में उसका ट्रायल चलाना चाहते हैं मैजिस्ट्रेट साहब, उनको कोई ऐसे रीजंस लगते हैं, ऐसे उचित कारण अगर महसूस होते हैं, तो फिर वो उसे कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रॉम द सम्मन्स केस टू द वारंट केस। So this was all a brief
डिस्कशन एंड एक्सप्लेनेशन अबाउट चैप्टर नंबर 20 ऑफ सीआरपीसी। आई होप आप लोगों को सभी पॉइंट्स अच्छे से समझ में आए होंगे। दोबारा से बेयर एक्ट में से इन सभी प्रोविजंस को वापस से एक बार रीड करना, और कोई क्वेरी कोई डाउट होता है तो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में उसे डिस्कस करेंगे।